अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सच्ची खुशी आखिर है क्या? मतलब हम सब पूरी जिंदगी इसके पीछे भागते रहते हैं ना? हाँ, ये एक तरह का अल्टीमेट गोल है सबके लिए। पर क्या ये वाकई पैसे में है, शोहरत में, या फिर बड़ी बड़ी चीजें खरीदने में? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी डिप्रेशन में नहीं होते। एग्जैक्टली। और सबसे फेमस लोग कभी अकेला महसूस नहीं करते। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। और यही सवाल आज की हमारी बातचीत का एक तरह से आधार है। हमने जॉनथन हाइट की किताब द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस पर आधारित कुछ बेहतरीन विश्लेषण पढ़े हैं। बहुत ही कमाल की किताब है वो। है ना? ये हजारों साल पुराने ज्ञान को, जैसे बुद्ध और अरस्तु की बातें और आज की जो न्यूरोसाइंस है, उसको एक साथ लाकर खुशी का असली फॉर्मूला खोजने की कोशिश करती है। और शायद यहीं पर सबसे बड़ी बात छुपी है। हो सकता है कि हम सब खुशी को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, गलत चीजों में। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इस किताब की बातें बताना नहीं है, बल्कि खुशी की इस आम सोच को चैलेंज करना है जो कहती है कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊंगा। हाँ, कंडीशनल हैप्पीनेस वाली बात। बिल्कुल। हम एक गहरे, ज्यादा टिकाऊ नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत हमारे अंदर से होती है। बिल्कुल। तो चलिए इस खोज को शुरू करते हैं और हैडेट एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं, एक रूपक। सवार और हाथी। हाँ, वो कहते हैं कि हमारा दिमाग असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है सवार, मतलब द राइडर, जो हमारा लॉजिक है, हमारा तर्क, जो सोच समझकर फैसले लेता है। और दूसरा है एक विशाल हाथी, द एलिफेंट, जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी इमोशंस, हमारी आदतें। अब सोचिए, एक छोटा सा इंसान एक विशालकाय हाथी पर बैठा है। हाथी यानी हमारी भावनाएं, वो बेहद ताकतवर हैं। और सवार यानी हमारा तर्क उसके सामने बहुत छोटा और कमजोर है। तो जब हाथी डर, गुस्से या किसी लालच की वजह से बेकाबू हो जाता है, तो सवार चाहे कितनी भी लगाम खींच ले, उसे काबू करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबकी रोज की हकीकत है। बिल्कुल। यही वजह है कि नए साल पर हम जिम जाने का पक्का इरादा करते हैं। ये सवार का फैसला है। हाँ। लेकिन 2 हफ्ते बाद हमारा आलस, मतलब हमारा हाथी, हमें सोफे पर ही रोक लेता है। हम जानते हैं कि ओवर थिंकिंग करना बेकार है, ये सवार को पता है। लेकिन हमारा डर और चिंता वाला हाथी हमें घंटों एक ही बात पर घुमाता रहता है। असल में लड़ाई हमारे अंदर ही चल रही होती है, सवार और हाथी के बीच। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ विल पावर या तर्क के भरोसे रहना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम वाकई खुश रहना चाहते हैं तो हमें उस हाथी को साधना होगा, उसे ट्रेन करना होगा। अरे यही तो किताब का सबसे बड़ा आइडिया है ना? हाँ, और ट्रेन करना यहाँ बहुत जरूरी शब्द है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। अच्छा। जैसा कई लोग सोचते हैं। इसका मतलब है हाथी को समझना, उसकी जरूरतों को जानना और धीरे धीरे उसे सही दिशा देना। ये ट्रेनिंग जंग लड़ने जैसी नहीं, बल्कि हाथी से दोस्ती करने जैसी है। और ये दोस्ती होती कैसे है? क्या किताब में इसके कुछ तरीके भी बताए गए हैं? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नए आविष्कार नहीं है। ये वही तकनीकें हैं जो हजारों सालों से स्टोइक फिलॉसफी से लेकर बौद्ध धर्म तक में सिखाई जाती रही हैं। जैसे ध्यान, मेडिटेशन। हैड बताते हैं कि हर दिन सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठकर अपने विचारों को आते जाते देखना, बिना उनसे उलझे। ये हाथी को शांत करने की सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। इसके अलावा आभार जताना, मतलब रोज उन चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये छोटी छोटी आदतें हाथी का ध्यान नेगेटिव चीजों से हटाकर पॉजिटिव चीजों पर ले आती हैं। एग्जैक्टली। ये तो मन के अंदर की बात हुई। लेकिन एक मिनट, क्या हमारी बाहरी परिस्थितियां, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी नौकरी, ये सब हमारी खुशी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है। क्या एक अमीर और एक गरीब इंसान का खुशी का लेवल एक जैसा हो सकता है? हो सकता है। और यहीं पे हार्डेट एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं, जिसे वो हैप्पीनेस सेट पॉइंट कहते हैं। हैप्पीनेस सेट पॉइंट। हाँ, रिसर्च ये दिखाती है कि हम में से हर किसी का खुशी का एक बेसलाइन लेवल होता है, जो काफी हद तक हमारी जीन से तय होता है। मतलब कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ही ज्यादा खुशमिजाज होते हैं और कुछ ज्यादा गंभीर। कुछ हद तक हाँ। अब होता यह है कि जब जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होता है, जैसे लॉटरी जीतना या प्रमोशन मिलना, तो हमारी खुशी का लेवल तेजी से ऊपर जाता है। लेकिन कुछ ही महीनों में हम वापस अपने उसी पुराने बेसलाइन पर आ जाते हैं। और बुरे वक्त में भी ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल। जब कुछ बुरा होता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन समय के साथ हम फिर से अपने सेट पॉइंट के आसपास पहुंच जाते हैं। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल
मतलब हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं लेकिन रहते वहीं के वहीं हैं। सही। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है। अगर लॉटरी जीतने के बाद भी मैं वापस अपनी पुरानी बेसलाइन पर ही आ जाऊंगी तो फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन नहीं, यही तो इस आइडिया की सबसे खूबसूरत बात है। अच्छा। हेडोनिक्स बताते हैं कि हमारी कुल खुशी 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, हमारा बायोलॉजिकल सेट पॉइंट, जो बदलना मुश्किल है। ठीक है। दूसरा, हमारे जीवन की परिस्थितियां, जैसे पैसा, सेहत, समाज। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमारी स्वैच्छिक गतिविधियां, मतलब वॉलंटरी एक्टिविटीज। वो काम जो हम रोज करने का चुनाव करते हैं। हाँ, और असली कंट्रोल इसी तीसरी चीज में है। ये आज की कंज्यूमर संस्कृति के एकदम खिलाफ जाता है। बिल्कुल, हमें हर तरफ से यही बताया जाता है कि ये नई कार खरीद लो तो खुश हो जाओगे, उस वेकेशन पर चले जाओ तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रिसर्च कहती है कि वो सब सिर्फ एक अस्थायी उछाल है। एग्जैक्टली। असली और टिकाऊ खुशी उन छोटे रोजमर्रा के चुनावों में छुपी है जिन्हें कोई और नहीं देखता। जैसे किसी दोस्त की मदद करने का चुनाव, या कोई नई स्किल सीखने का चुनाव, या गुस्सा ना करने का चुनाव। ये एक तरह से खुशी का कंट्रोल विज्ञापनों से छीनकर वापस हमारे अपने हाथों में देता है। और जब हम इन रोजमर्रा के चुनावों की बात करते हैं तो किताब में किस एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है? रिश्तों पर। मजबूत, गहरे और सच्चे रिश्ते। दशकों की रिसर्च एक ही नतीजे पर पहुंचती है। लंबे समय तक चलने वाली खुशी का सबसे बड़ा और सबसे पक्का स्रोत हमारे रिश्ते हैं। ऐसा नहीं, शोहरत नहीं, बड़ी गाड़ी या बड़ा घर भी नहीं। हाँ, बल्कि वो लोग जिनसे हम खुलकर बात कर सकते हैं, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं और जिनके साथ हम अपनी खुशियां और गम बांट सकते हैं। ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से कनेक्टेड हैं, लेकिन असल जिंदगी में शायद उतने ही अकेले हैं। सही कहा। हम दूसरों की जिंदगी की परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरें देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं और अनजाने में अपनी असल जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। इससे हम और भी अकेला और कटावा महसूस करते हैं। ये भीड़ में होने वाला अकेलापन है। हेड्रिड बताते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें गहरे जुड़ाव की जरूरत है, ना कि हजारों लाइक्स की। तो अगर किसी के पास सिर्फ 2-3 भी ऐसे दोस्त या परिवार वाले हैं जिनसे वो आधी रात को भी बिना झिझक के बात कर सकता है, तो वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है असल में। तो यहाँ पर हमारे सुनने वालों के लिए एक सीधी सी सलाह ये हो सकती है, हाँ, कि आज ही अपने किसी करीबी को बिना किसी वजह के फोन करें, सिर्फ ये पूछने के लिए और सब कैसा चल रहा है। शायद ये छोटा सा काम किसी भी शॉपिंग से ज्यादा खुशी दे जाए। निश्चित रूप से, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। हाँ, ये बात तो है। सफलता अकेले में शायद अच्छी लगे, लेकिन खुशी का असली मजा साझा करने में ही है। ठीक है, तो हमने मन को साधने की बात की, सही जगह पे खुशी खोजने की बात की और रिश्तों की अहमियत को समझा। अब एक ऐसे विचार पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। थोड़ा उल्टा भी। बिल्कुल। हैडिट कहते हैं कि संघर्ष एक तोहफा है। एडवर्सिटी इज अ गिफ्ट। मतलब दुख, असफलता, दिल का टूटना, ये हमें सिर्फ तोड़ते नहीं बल्कि असल में हमें बनाते हैं। इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। जब तक हमारी जिंदगी में सब कुछ आराम से, बिना किसी मुश्किल के चलता रहता है, हम एक तरह से सतह पर जी रहे होते हैं। हाँ, हमें अपनी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। एग्जैक्टली। लेकिन दर्द और संघर्ष हमें गहराई देते हैं। वो हमें विनम्रता सिखाते हैं और सबसे बढ़कर वो हमें सहानुभूति सिखाते हैं। ये सही है। जब तक किसी ने खुद दर्द महसूस न किया हो, वो किसी दूसरे के दर्द को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकता। कभी नहीं। किताब की एक लाइन बहुत शक्तिशाली है, आपके संघर्ष सजा नहीं है, वे तैयारियां हैं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? बिल्कुल। ये सोच हमें पीड़ित बनने से रोकती है। इसका मतलब है कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर चुनौती आपको भविष्य की किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। हो सकता है एक असफल रिश्ता आपको ये सिखा रहा हो कि एक स्वस्थ रिश्ते की नींव क्या होती है। या हो सकता है नौकरी छूटना आपको अपनी असली काबिलियत खोजने का मौका दे रहा हो। तो फिर हर मुश्किल घड़ी में हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हेडर्ड एक बहुत शक्तिशाली सवाल सुझाते हैं जो हमें हर मुश्किल हालात में खुद से पूछना चाहिए। क्या? ये स्थिति मुझे क्या सिखा रही है? वाह। जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं, हम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली मानसिकता से बाहर निकलकर एक सीखने वाले की भूमिका में आ जाते हैं। ये चुनौतियों को
एक मौके में बदलने का सबसे ताकतवर तरीका है। बिल्कुल। और अब हम आते हैं शायद सबसे ऊंचे स्तर पर। मन को साध लिया, रिश्ते बना लिए, संघर्षों से सीख लिया, इसके बाद क्या? इसके बाद आता है अर्थ, पर्पस। हैडॉन के अनुसार खुशी का सबसे स्थायी और गहरा रूप तब मिलता है जब हमारा जीवन किसी ऐसे उद्देश्य से जुड़ जाता है जो खुद से कहीं बड़ा हो। हाँ, क्योंकि सिर्फ अपने लिए जीना, अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करना एक सीमित तरह की खुशी देता है, जो हेडोनिक ट्रेडमिल की वजह से जल्द ही फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बड़े मकसद के लिए योगदान करता है, चाहे वो अपने परिवार की देखभाल हो, समाज की सेवा हो, या कोई ऐसा काम करना हो जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो, हाँ, तो उसका जीवन सार्थक बन जाता है। ये एक ऐसी खुशी है जो स्थायी होती है, क्योंकि इसका केंद्र मैं नहीं बल्कि हम होता है। तो यहीं पर किताब हमें असली खुशी का अंतिम सूत्र देती है। ये सूत्र है अर्थ प्लस जुड़ाव प्लस रिश्ते, मीनिंग प्लस एंगेजमेंट प्लस रिलेशनशिप्स। इसे थोड़ा समझाइए। इसे ऐसे समझें, जब आपके जीवन में कोई सार्थक उद्देश्य हो, मीनिंग, आप उस काम में इतने डूबे हुए हों कि आपको समय का पता ही न चले, एंगेजमेंट, और आपके पास उस यात्रा की खुशियों और मुश्किलों को बांटने के लिए मजबूत रिश्ते हों, रिलेशनशिप्स, तब आप सच्ची और टिकाऊ खुशी का अनुभव करते हैं। ये तीनों स्तंभ एक दूसरे को सहारा देते हैं। इनके बिना खुशी की इमारत अधूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, हाँ, तो हमने कुछ बहुत जरूरी बातें सीखी। पहली कि सिर्फ लॉजिक के घोड़े पर बैठकर काम नहीं चलेगा, हमें अपनी भावनाओं के हाथी को भी समझना और साधना होगा। दूसरी कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारी रोज की आदतों और चुनावों में है। तीसरी कि गहरे और सच्चे रिश्ते किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा कीमती हैं। बिल्कुल। चौथी, जिंदगी की मुश्किलें सजा नहीं बल्कि हमें बेहतर बनाने की तैयारी हैं। और आखिर में सबसे गहरी खुशी तब मिलती है जब हम किसी ऐसे मकसद से जुड़ते हैं जो हमसे भी बड़ा हो। और शायद सबसे जरूरी संदेश जो इस किताब से मिलता है वो ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये एक रोज का अभ्यास है, एक डेली प्रैक्टिस है। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है, कोई व्यक्ति अरबपति होकर भी अंदर से अकेला और दुखी हो सकता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास करोड़ों नहीं है लेकिन उसका मन शांत और प्रशिक्षित है। वो छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी है और एक अर्थपूर्ण जीवन जी रहा है। वो असल में दुनिया का सबसे खुश इंसान हो सकता है। खुशी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारे मन की अवस्था में बसती है। बिल्कुल। और इस बातचीत को खत्म करने से पहले हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये सब जानने के बाद असली सवाल शायद सिर्फ ये नहीं है कि खुशी कैसे पाएं। असली सवाल ये है, वो कौन सा उद्देश्य है जो आपके जीवन को अर्थ दे सकता है? वो कौन सी बड़ी कहानी है जिसमें आपका जीवन एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी योगदान दे सकता है?